गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम आपकी हिंदी की दो पाठ्य पुस्तकों में से दूसरी पाठ्य पुस्तक जो कि पूरक पुस्तिका है उसे पढ़ने जा रहे हैं। इस पुस्तक का नाम है कृतिका। हमें इस पुस्तक से कुल 3 पाठ पढ़ने हैं और आज हम इस पुस्तक का एक पाठ जो पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है माटी वाली। ये पाठ विस्थापन की समस्या पर आधारित लिखा गया है। इसमें विस्थापन की समस्या को उजागर किया गया है। इसके लेखक हैं विद्यासागर नोटियाल। यहाँ पर प्रश्न उठता है कि विस्थापन किसे कहते हैं। बड़े बड़े बांध आदि जो बनाए जाते हैं, डैम, अर्थात तो विकास के कार्यों के लिए बिजली चाहिए और बिजली जो कि जल से बहुत ज़्यादा मात्रा में उत्पादित की जाती है, उसके लिए नदियों पर बड़े बड़े बांध बना दिए जाते हैं। तो बांध निर्माण के समय न जाने कितने ही वर्षों से रहने वाले वहाँ के लोगों को हटा दिया जाता है और ऐसे लोग कहलाते हैं विस्थापित लोग। ये किसी भी कारण से हो सकते हैं। इस कहानी में विस्थापन की समस्या को बांध निर्माण से जोड़ा गया है, वरना ये विस्थापन की समस्या किसी भी वजह से हो सकती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कहीं पर कोई बहुत ही बड़ी कोई फैक्ट्री लगाई गई है, प्लांट लगाया जा रहा है, तो वहाँ से लोगों को विस्थापित कर दिया जाएगा। या सबसे सीधा सा उदाहरण, भारत पाक विभाजन के समय जब लाखों की संख्या में भारत से लोग पाकिस्तान गए थे और पाकिस्तान से जो लोग भारत आए थे, ये लोग अपनी अपनी जगहों से विस्थापित कर दिए गए थे। तो इन्होंने जिस समस्या का सामना किया वो समस्या थी विस्थापन की समस्या। विस्थापित हुए लोगों को बहुत सी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। एक तो वो वर्षों से जहाँ रहते आ रहे हैं वो जगह उन्हें छोड़नी पड़ती है। उनके पुरखों की ज़मीन, पुरखों की जो जायदाद है, दुकान, घर आदि, वो सब उन्हें छोड़ना पड़ता है। सरकार कई बार ऐसे लोगों को कहीं और जगह, ज़मीन, दुकान, मकान आदि दे देती है, परंतु जो भावनात्मक लगाव उनका पुरानी जगह से था, जो गली मोहल्ला, जो पुराने लोग थे जिनसे वो जुड़े हुए थे, वो अपनापन उन्हें नई जगह पर नहीं मिल पाता है। जितनी उपजाऊ ज़मीन वो छोड़ते हैं और उसके बदले में जो ज़मीन उन्हें मिलती है वो कई बार न तो उपजाऊ होती है, न ही उनके किसी काम की होती है। तो इस प्रकार से विस्थापन की समस्या बहुत गंभीर समस्या है। इस पाठ में एक बांध निर्माण के माध्यम से विस्थापन की समस्या को उजागर किया गया है और किस प्रकार से बहुत ही निम्न तबके के लोग, जो गरीब लोग हैं, उन्हें, चाहे अमीर लोग हैं, उन्हें इस समस्या का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं, ये जो विद्यासागर नोटियाल ने माटी वाली नामक कहानी लिखी है, ये विस्थापन हुआ है टिहरी बांध के निर्माण के समय। तो टिहरी बांध का निर्माण ध्यान में रखते हुए उन्होंने इस कहानी को लिखा है। मैं आपको टिहरी बांध का चित्र बता रही हूँ। ये बहुत बड़ा बांध है, इसे राम तीर्थ बांध भी कहा जाता है। ये उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल जिले में स्थित है। जब ये बांध बनाया गया था तो उस समय हजारों की संख्या में यहाँ से लोगों को हटाया गया था। जिन लोगों के पास जमीन जायदाद के कागज होते हैं, उन कागजों को देखकर सरकार उन लोगों को कहीं और जमीन दे देती है। लेकिन ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिनके पास पुरखों की ज़मीन तो है, पर कई पीढ़ियां बीत जाने के बाद भी उनके पास उस ज़मीन के कोई कागज़ नहीं होते हैं। और कई बार कागज़ तो होते हैं लेकिन वो इतने पुराने होते हैं कि उनके पास उन पुरखों के अपने होने का भी कोई सबूत नहीं होता है और नए लोगों का उन कागज़ों पर नाम नहीं चढ़ा होता है। तो ऐसी ज़मीन वाले लोग, या फिर कई बार जो लोग दूसरों की ज़मीन पर रहते हैं और वहाँ रह कर के उनकी ज़मीन पर खेती कर रहे हैं और बदले में उन्हें उस खेती का छोटा सा भाग मिल जाता है, बाकी सारी खेती उन्हें मालिक को सौंपनी पड़ती है। तो ऐसे लोग जिनके पास ज़मीन नहीं है लेकिन वो किसी और की ज़मीन पर बेगार करके रह रहे हैं, ऐसे लोगों को जब हटाया जाता है, विस्थापित किया जाता है, तो कहीं और कोई ज़मीन आदि नहीं मिलती है क्योंकि उनके पास पुरानी जगह का भी कोई कागज़ नहीं है। तो टिहरी बांध जब बनाया गया था तब अनेक लोगों को विस्थापित किया गया था। ये जो कहानी है ये एक माटी वाली यानी मिट्टी बेचने वाली एक औरत पर आधारित है। एक बुढ़िया है जो टिहरी शहर में मिट्टी बेचने का काम करती है। आप कहेंगे कि यहाँ पर मिट्टी कब काम में आती है, मिट्टी भी कभी बेची जाती है? जी हाँ, मिट्टी भी बेची जाती है। टिहरी शहर जो है वो
भिलांगना और भागीरथी इन दो नदियों के बीच में बना हुआ है। आप जानते हैं कि नदियों के किनारे की रेत जो मिट्टी है वो रेतीली होती है और उससे लिपाई पुताई आदि का काम नहीं किया जा सकता। जो लोग चूल्हा काम में लेते हैं, जिनके घर में चूल्हा जलता है, उन्हें अपने चूल्हे को मेंटेन रखने के लिए, उसे मजबूत बनाने के लिए रोज़ लीपना पड़ता है और रेतीली मिट्टी से लिपाई नहीं हो सकती है। टिहरी शहर में अधिकांश लोग उस समय चूल्हे का प्रयोग करते थे। मिट्टी का चूल्हा हुआ करता था और उस चूल्हे की लिपाई के लिए पहले घर कच्चे हुआ करते थे, तो जहाँ से घरों की दीवार टूटने लगी है उसकी मरम्मत के लिए पहले लिपाई के ही फर्श होते थे, तो जहाँ से फर्श टूटने लगा है उसकी मरम्मत के लिए लोगों को मिट्टी की आवश्यकता पड़ती रहती थी। तो शहर में एक बुढ़िया थी, टिहरी शहर में, जो मिट्टी बेचने का काम करती थी। उसी पर आधारित ये कहानी है। हम कहानी आरंभ करते हैं। शहर के सेमल का तप्पड़ मोहल्ले की ओर बने हुए आखिरी घर की खोली में पहुंचकर उसने दोनों हाथों की मदद से अपने सिर पर धरा बोझा नीचे उतारा। यहाँ पर ये शहर है टिहरी शहर और सेमल का तप्पड़ एक मोहल्ले का नाम है। तो टिहरी शहर के सेमल का तप्पड़ नामक मोहल्ले में वो बुढ़िया माटी वाली जो है वो एंटर होती है और उस मोहल्ले का जो आखिरी घर है उसकी खोली में पहुंचकर छोटे छोटे कमरों को भी किराए पर दे दिया जाता है। तो ऐसे कि जो खोली मतलब बहुत छोटा कमरा, कच्चे पक्के जो कमरे होते हैं, ऐसी जगह पर उसने पहुंचकर अपने दोनों हाथों की मदद से सिर पर धरा हुआ बोझा, जो वजन वो सिर पर लेकर घूम रही थी, उसे नीचे उतारा। और ये बोझा क्या था? ये था मिट्टी से भरा हुआ एक कंटर मतलब कंटेनर, लोहे का पीपा जिसमें तेल आदि आते हैं। तो इस प्रकार से जो लोहे के कई बार गोल चौकोर जो डिब्बे होते हैं उन्हें कंटेनर कहा जाता है। और उसमें मिट्टी भरी हुई थी, तो उसने मिट्टी से भरा हुआ एक कंटेनर, एक कनस्तर अपने सिर से नीचे उतारा। और ये औरत कौन थी? ये औरत थी माटी वाली। टिहरी शहर में शायद ऐसा कोई घर नहीं होगा जिसे वो न जानती हो या जहां उसे न जानते हो। लेखक कहना चाहते हैं कि टिहरी शहर में ऐसा कोई घर नहीं था जहां पर लोग उसे न जानते हों या जहां पर वो उस घर में रहने वाले लोगों को नहीं जानती हो। उसे उस शहर के लगभग हर घर की जानकारी थी कि घर में कुल कितने निवासी रहते हैं, बरसों से वहाँ पर कौन कौन से किराएदार रह रहे हैं, किस किराएदार के या किस निवासी के कितने बच्चे हैं। तो बच्चों तक की जानकारी उस बुढ़िया को थी। घर घर में लाल मिट्टी देते रहने के उस काम को करने वाली वह अकेली है। टिहरी शहर में घर घर घूमकर मिट्टी बेचने वाली वह अकेली औरत थी। अब क्योंकि पूरे शहर में वो अकेली औरत है जो मिट्टी बेचती है, तो सभी लोग उसी से खरीदते थे, सभी के घर जाकर वही बेचती थी। तो उसे ये काम करते करते कई वर्ष बीत चुके थे, इसलिए उसे हर घर के सदस्य, बच्चों की जानकारी आदि थी। उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था। उसके इस मिट्टी बेचने के काम में उसका कोई प्रतिद्वंदी अर्थात उसका कोई प्रतियोगी, कोई कॉम्पिटिटर नहीं था। उसके बगैर तो लगता है कि टिहरी शहर के कई घरों में चूल्हा तक जलना मुश्किल हो जाएगा। ऐसा लगता था कि अगर मिट्टी वाली नहीं होगी तो टिहरी शहर में कई घरों के चूल्हों की रिपेयर नहीं हो पाएगी और घरों में चूल्हा तक नहीं जल पाएगा। यदि वह न रहे तो लोगों के सामने रसोई और भोजन कर लेने के बाद जो समस्या खड़ी होगी वो होगी चूल्हे चौके की लिपाई की समस्या। रसोई और चूल्हे आदि को लीपने की समस्या लोगों के सामने खड़ी हो जाएगी और मिट्टी न रहने के कारण वो इस काम को नहीं कर पाएंगे। भोजन जुटाने और खाने की तरह रोज की एक समस्या, लोगों के सामने समस्या होती है कि क्या बनाया जाए, कैसे बनाने का साधन जुटाया जाए। अगर माटी वाली ना हो, माटी वाली मतलब मिट्टी बेचने वाली, यदि माटी वाली ना हो तो उनके सामने भोजन पकाने और भोजन जुटाने की समस्या के साथ साथ चूल्हे की लिपाई की समस्या भी खड़ी हो जाएगी। घर में साफ और लाल मिट्टी तो हर हालत में मौजूद रहनी चाहिए। चूल्हे चौकों को लीपने के अलावा साल 2 साल में मकान के कमरों, दीवारों की गोबरी लिपाई के लिए अर्थात गोबर मिलाकर, मिट्टी में गोबर मिलाकर की जो दीवार और फर्श आदि लीपे जाते थे पहले, उनकी लिपाई के लिए लाल मिट्टी की जरूरत भी पड़ती है। तो किसी भी हालत में हर घर में लाल मिट्टी जरूर होनी चाहिए और इसलिए लोग उससे मिट्टी खरीदते रहते थे।
शहर के अंदर कहीं माटा खान है नहीं। माटा खान मिट्टी की खान। पूरे शहर में कहीं पर भी मिट्टी की खान नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि भागीरथी और भिलांगना इन दो नदियों के तट पर बसा हुआ शहर था और उसकी मिट्टी इतनी रेतीली थी, इस कदर रेतीली है कि उससे चूल्हों की लिपाई का काम नहीं किया जा सकता। आने वाले नए नए किराएदार भी एक बार अपने घर आंगन में अगर उस माटी वाली को देख लेते हैं तो फिर वो अपने आप ही माटी वाली के ग्राहक बन जाते हैं। घर घर जाकर माटी बेचने वाली नाटे कद की, नाटा कद मतलब बौना, छोटे कद की, कौन थी ये माटी वाली? एक हरिजन बुढ़िया थी माटी वाली। घर घर जाकर मिट्टी बेचने वाली एक छोटे से कद की हरिजन बुढ़िया थी माटी वाली। शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं, उसके कंटर को भी अच्छी तरह से पहचानते हैं। कंटर मैं आपको बता चुकी हूँ, कंटेनर या कनस्तर। रद्दी कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर, ये डिल्ला क्या होता है? रद्दी कपड़े को गोल गोल करके जो एक बेस बनाया जाता है सिर के ऊपर रख करके, जो भी वजन हमें रखना है वो उसके ऊपर रखा जाता है। अगर मैं अपनी स्थानीय भाषा में कहूँ तो जिसे आप इंडोनी कहते हैं। रद्दी कपड़ों से बनाकर एक गोल सा बना लिया जाता है, उसे सिर के ऊपर रख के और फिर वजन रखा जाता है ताकि सिर पर चोट न लगे। तो रद्दी कपड़े को, बेकार कपड़े को मोड़कर बनाए गए एक गोल डिल्ले के ऊपर लाल चिकनी मिट्टी से छुलबुल भरा कनस्तर, छुलबुल फुल भरा हुआ कनस्तर टिका रहता है। उसके ऊपर किसी ने कभी कोई ढक्कन लगा हुआ नहीं देखा। वो जो कनस्तर है, जो कंटर है, उसके ऊपर कभी किसी ने कोई ढक्कन नहीं लगा देखा है। अपने कंटर को इस्तेमाल करने से पहले वह उसके ऊपरी ढक्कन को काटकर निकाल फेंकती है। क्यों फेंकती है? क्योंकि ढक्कन के न रहने पर कंटर के अंदर मिट्टी भरने और उसे फिर से खाली करने में बड़ी आसानी रहती है। क्योंकि वो ढक्कन होगा तो बार बार वो ढक्कन, जब मिट्टी भरेंगे तब वो बार बार टच होने से या बंद होने से वो परेशान करेगा। जब वो मिट्टी कहीं पर खाली करेगी तब भी वो ढक्कन परेशान करेगा। तो जो माटी वाली है वो अपने उस कंटर को या कनस्तर के ढक्कन को पहले से ही हटाकर फेंक देती है। उसके कंटर को जमीन पर रखते रखते ही सामने के घर से 9-10 साल की एक छोटी सी लड़की कामिनी दौड़ती हुई वहां पहुंची और उसके सामने जाकर खड़ी हो गई। जब वो सेमल का तप्पड़ नामक मोहल्ले में आखिरी छोर पर, आखिरी किनारे पर बने हुए घर के सामने गई और उसने अपना मिट्टी का जो भरा हुआ कंटर था वो उतारा, उसी समय एक छोटी सी लड़की जिसका नाम कामिनी था वो वहां पहुंची और उसके सामने खड़ी हो गई और कहती है, मेरी माँ ने कहा है जरा हमारे यहाँ भी आना, कि मेरी माँ ने तुम्हें बुलाया है। माटी वाली कहती है, अभी आती हूँ। घर की मालकिन ने माटी वाली को अपने कंटर की माटी कच्चे आंगन के एक कोने पर उंडेल देने के लिए कह दिया। जब वो गई तो जो मालकिन थी घर की, जिसके घर में उसने अपना कंटर रखा था, उस मालकिन ने कहा, जो घर का मिट्टी का कच्चा आंगन था, कि उसके एक कोने में वो सारी मिट्टी उंडेल दे, यानी कि वो सारी मिट्टी को वहाँ डाल दे। और क्या कहती है वो मालकिन माटी वाली से, कि तू बहुत भाग्यवान है कि चाय के टाइम पर आई है हमारे घर। यहाँ जो टाइम शब्द है इसका अर्थ होता है टाइम, लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोगों की बातचीत बताई गई है तो उन्होंने टाइम को टाइम कहा है, कि तू बहुत भाग्यवान है माटी वाली कि चाय के टाइम पर हमारे घर आई है। भाग्यवान आए खाते वक्त, कि बहुत भाग्यवान होते हैं जो लोग किसी के घर चाय या खाने के वक्त पहुँचते हैं, क्योंकि ऐसे लोगों को अतिथि समझकर, भगवान समझकर जो मेजबान होता है, जिसका घर होता है, वो भोजन करवाकर बहुत ही प्रसन्न होता है। तो तुम बहुत भाग्यवान हो। फिर वह अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। उसने अपने घर के कच्चे आंगन में उससे मिट्टी डलवाई, उस मालकिन ने माटी वाली से, और फिर उसके बाद उसे कहते कि तू बहुत भाग्यवान है जो चाय के टाइम पर हमारे घर आई है। ऐसा कहते हुए अपनी रसोई में गई और 2 रोटियां लेती आई। रोटियां उसे सौंपकर वह फिर से अपनी रसोई में घुस गई। माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का वक्त नहीं था। मालकिन ने उसे 2 रोटियां दी और वो जो थी वो अपने रसोई में घुस गई, और पीछे से जो माटी वाली घर के आंगन में अकेली रह गई, उसने क्या किया, उसने फटाफट उन रोटियों को कैसे मैनेज किया वो देखिएगा। पहले हम ये बता देते हैं, लेखक बताना चाह रहे हैं कि माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का ज़्यादा वक्त नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि
वो बहुत दूर जाकर के मिट्टी लेकर आती थी, पूरे शहर में उस मिट्टी को बेचती थी, तो ज़्यादा समय उसके पास नहीं था। तो घर की मालकिन के अंदर जाते ही माटी वाली ने इधर उधर तेज निगाहें दौड़ाई। उसने ये देखा कि कोई मुझे देख तो नहीं रहा। हाँ, इस वक्त वह अकेली थी, घर के आंगन में कोई और नहीं था, उसे कोई नहीं देख रहा था। उसने फौरन अपने सिर पर धरे हुए डिल्ले के कपड़े, डिल्ला जो वो गोल उसने रद्दी कपड़े का बना रखा था, उसको, उसके मोड़ों को यानी उसके फोल्ड जो थे वो हड़बड़ी में एक झटके में खोले और सीधा कर दिया। उसने सिर पर धरा हुआ डिल्ला उतारा और उसका कपड़े का एक छोर पकड़कर झटके दिए, जिससे वो कपड़ा पूरा सीधा हो गया और फिर इकहरा हो गया, सिंगल, उस कपड़े को पूरा सिंगल कर लिया। खुल जाने के बाद वो कपड़ा कैसा दिख रहा था? वो एक पुरानी चादर के फटे हुए कपड़े के रूप में दिखाई दे रहा था। मालकिन के रसोई से बाहर आंगन में निकलने से पहले उसने चुपके से अपने हाथ में थामी 2 रोटियों में से एक रोटी को मोड़ा और उसे कपड़े पर लपेटकर गांठ बांध दी। यानी कि जो 2 रोटियां मालकिन ने उसे दी थी, माटी वाली ने जब देखा कि मुझे कोई नहीं देख रहा है, तो उसने अपने सिर पर धरे हुए पुराने कपड़े को सीधा किया और उसके अंदर एक रोटी को लपेटकर गांठ बांध दी। घर की मालकिन रसोई में थी, तो जब वो रसोई से बाहर निकली, उस समय वो अपना मुंह यूं चलाकर खाने का दिखावा करने लगी। यूं ही अपना खाली मुंह चलाने लगी मानो उसने अभी एक रोटी को खाकर खत्म किया है। घर की मालकिन ने पीतल के एक गिलास में चाय लेकर, घर की मालकिन जो थी पीतल के एक गिलास में चाय लेकर लौटी रसोई से। उसने वो गिलास बुढ़िया के सामने जमीन पर रख दिया और क्या कहा, ले, सद्दा बासी साग तो कुछ है नहीं अभी, यानी कि ये बासी रोटियां हैं और साथ में चाय है। कोई भी पुराना सद्दा बासी यानी ताज़ा बासी कोई भी सब्जी, साग मतलब सब्जी, अभी कुछ भी नहीं है, तो इन रोटियों को इसी चाय के साथ निगल जा। तो माटी वाली ने खुले कपड़े के एक छोर से पूरी गोलाई में पकड़कर पीतल का वो गरम गिलास हाथ में उठा लिया। माटी वाली ने भी जो कपड़ा था जिसमें उसने एक सिरे पर रोटी बांधी थी, उसी कपड़े के दूसरे सिरे को, छोर मतलब सिरा, उसके एक छोर को पूरी गोलाई से पकड़कर पीतल का गरम गिलास हाथ में उठा लिया। जब कोई गरम चीज़ हम उठाते हैं तो कई बार कपड़े के सहारे उठाते हैं, तो उसने वो गिलास उठा लिया। अपने होठों से गिलास के किनारे को छुआने से पहले शुरू में उसने उसके अंदर रखी गर्म चाय को ठंडा करने के लिए सू सू करके यानी लंबी लंबी फूंक मारकर चाय को ठंडा किया। तब उसने रोटी के टुकड़ों को चबाते हुए धीरे धीरे चाय सुड़कना आरंभ कर दिया। यहाँ सुड़कने का मतलब होता है आवाज़ करते हुए चाय पीना। तो क्योंकि चाय बहुत गर्म थी तो वो फूंक मार करके और बिल्कुल छोटी छोटी घूंट आवाज़ के साथ भरने लगी। और एक रोटी को तो लपेट चुकी थी कपड़े के अंदर मालकिन की नज़रों से छुपाकर, और जो दूसरी रोटी थी वो उस चाय के साथ में वो खाने लगी। और क्योंकि मालकिन ने ये कहा था कि चाय के साथ रोटी निगल जा क्योंकि सब्जी कुछ है नहीं, उसका जवाब देते हुए जो माटी वाली वो कहती है, चाय तो बहुत अच्छा साग हो जाती है ठकुराइन जी, यानी कि साग की सब्जी की कहाँ आवश्यकता है, चाय तो अपने आप में एक बहुत अच्छा साग है। भूख तो अपने आप में एक साग होती है बुढ़िया, भूख मीठी के भोजन मीठा। बदले में मालकिन कहती है, अरे बुढ़िया, असल में तो भूख ही अपने आप में एक साग है। जिसे भूख लगी हो उसे किसी सब्जी की भी आवश्यकता नहीं होती, उसके आगे जो आता है वो उससे खा लेता है। तो भूख अपने आप में एक सब्जी है। भूख मीठी के भोजन मीठा, यहाँ पर ये जो वाक्य लिखा हुआ है, भूख मीठी के भोजन मीठा, ये प्रश्न भी बनता है। यानी कि जब भूख लगी हो तो साधारण से साधारण रूखा सूखा भोजन भी स्वादिष्ट लगता है, और जब भूख ना हो तो सामने अगर बहुत पकवान भी रख दिए जाएं तब भी वो खाने का मन नहीं करेगा। तो कभी भी भूख मीठी नहीं होती है, भूख मीठी होती है, न कि भोजन मीठा होता है। भोजन चाहे साधारण हो चाहे स्वादिष्ट हो, उसका आनंद लेने के लिए हमें क्या होनी चाहिए, हमें भूख होनी चाहिए। तो भूख मीठी होती है, न कि भोजन। मालकिन कहती है, वो बुढ़िया कहती है मालकिन से, जिस गिलास में वो चाय पी रही थी वो पीतल का गिलास था, उस गिलास के लिए कहती है, तुमने अभी तक पीतल के गिलास संभाल कर रखे हैं, पूरे बाजार में और किसी के घर नहीं मिल सकते ये गिलास जो तुमने अभी तक संभाल रखे हैं। ये पूरे शहर में किसी के घर पे नहीं है, पूरे बाजार में, टिहरी शहर के पूरे बाजार में दुकानों पर ऐसे गिलास नहीं मिल सकते और किसी के घर में भी नहीं मिल सकते हैं। तब मालकिन कहती है, इनके खरीदार कई बार हमारे घर के चक्कर काट कर लौट गए हैं, कि इन गिलासों के तो कई खरीदार हैं जो बार बार हमारे घर आ चुके हैं
पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा मन गवाही नहीं देता। मालकिन कहती है कि इनके खरीदार तो कई बार हमारे घर आ चुके हैं, लेकिन हमारे पुरखों ने, हमारे पूर्वजों ने कितनी गाढ़ी कमाई से, कितनी मेहनत की कमाई से इन चीज़ों को जुटाया होगा। हमें तो हमारे पूर्वजों से ये ज्यों की त्यों प्राप्त हो गई है, ऐसी की ऐसी मिल गई है, हमने तो कोई मेहनत इनको पाने के लिए की नहीं। तो पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को हराम के भाव मतलब औने पौने दाम में, हल्के फुल्के दाम में बेचने का मेरा दिल गवाही नहीं देता है। हमें क्या मालूम कि कैसी तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर कोई स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय मन मसोस कर 2 पैसे जमा करते रहने के बाद खरीदी होंगी उन्होंने ये तमाम चीज़ें। ये जो चीज़ें हमें ज्यों की त्यों मिल गई हैं, ये चीज़ें हमारे पुरखों ने बड़े तंगी के दिनों में अपनी जीभ पर स्वादिष्ट चटपटी चीज़ रखने के बजाय कितनी बार अपने मन को मारा होगा, अपने मन को मसोस कर रख लिया होगा और इन चीज़ों को जुटाया होगा, और जिनकी हमारे लोगों की नज़रों में कोई कीमत नहीं रह गई है। हमारे पूर्वजों ने तो कितनी मेहनत से, कितनी ही बार अपने मन को मार कर, छोटी मोटी चीज़ खाने की इच्छा को भी मार करके, मेहनत के कमाई के पैसों को इकट्ठा कर करके, बड़ी तंगी के दिन देख करके इन चीज़ों को, यानी पीतल के गिलास है, जो पुराना घर का सामान होता है, उनको हमारे पूर्वजों ने कितनी मुश्किल से जुटाया होगा। लेकिन आज के लोगों की नज़रों में उस सामान की कोई कीमत नहीं रह गई है। बाजार में जाकर पीतल का भाव पूछो जरा, दाम सुनकर दिमाग चकराने लगता है। और ये व्यापारी हमारे घरों से हराम के भाव इकट्ठा करके ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे, यानी कि जो व्यापारी दुकान पर पहुंचने के बाद पीतल के बर्तन बहुत महंगे बेचते हैं, वही व्यापारी घरों से औने पौने दाम में इन सब को ले जाते हैं। तमाम बर्तन भांडे यानी सभी बर्तन ले जाते हैं। कांसे के बर्तन भी अब गायब हो गए हैं सभी घरों से। अब तो घरों से कांसा एक मिक्स्ड मेटल होता है, मिक्स किया हुआ, तो कह रहे हैं कि अब तो कांसे के बर्तन भी घरों से गायब हो गए हैं। बुढ़िया कहती है, इतनी लंबी बात नहीं सोचते बाकी लोग, जितना आप इन वस्तुओं से जुड़ी हुई हो, इनसे अपनी भावनाओं को आपने जोड़ रखा है, इनकी कीमत को समझ रखा है, इतनी लंबी लंबी बातें नहीं सोचते हैं लोग बाग। लोग तो इन चीज़ों को आसानी से निकाल देते हैं, क्योंकि उनके अनुसार ये बहुत पुरानी हो चुकी होती हैं। अब तो जिस घर में जाओ वहाँ या तो स्टील के भांडे दिखाई देते हैं, या फिर कांच और चीनी मिट्टी के, यानी कि या तो स्टील के बर्तन दिखेंगे या कांच और चीनी मिट्टी से बने हुए बर्तन दिखते हैं। अब पीतल के पुराने जो पूर्वजों के द्वारा कमाए गए पीतल के बर्तन हैं, उनसे किसी का भी मोह जुड़ा हुआ नहीं है। मालकिन कहती है, अपनी चीज़ का मोह तो बहुत बुरा होता है। अपनी चीज़ों से जो हम मोह रखते हैं, जो ममता रखते हैं, प्रेम रखते हैं, वो बहुत ही बुरा होता है। मैं तो यह सोचकर ही पागल हो जाती हूँ कि अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर हम जाएंगे कहाँ, क्योंकि टिहरी शहर में टिहरी बांध बनने वाला था। तो वो मालकिन उसी संदर्भ में कहती है कि अपनी चीज़ से तो बहुत बुरा होता है, अपनी चीज़ से अगर हम प्रेम करते हैं तो उसे छोड़ना बहुत ही बुरा होता है। तो मैं अभी कितनी बार ये सोच कर पागल हो जाती हूँ कि जब बांध बनते समय हमें अपने घर को खाली करना पड़ेगा, जो पूर्वजों का बनाया हुआ घर है, जिससे हम भावनात्मक रूप से जुड़े हुए हैं, तो अब इस उम्र में इस शहर को छोड़कर, इस घर को छोड़कर हम कहाँ जाएंगे। जो बुढ़िया है, माटी वाली है, वो कहती है, ठकुराइन जी, जो जमीन जायदादों के मालिक हैं वे तो कहीं ना कहीं ठिकाने पर जाएंगे ही। यानी कि जो जमीन जायदाद के मालिक हैं, जिन्होंने कोई ना कोई ज़मीन कहीं ना कहीं खरीद रखी है, जिनसे जब वो जगह खाली करवाई जाएगी तो वे मालिक तो कहीं ना कहीं चले जाएंगे, उन्हें तो कहीं पर कोई ना कोई ठिकाना सरकार दे ही देगी। पर मैं सोचती हूँ कि मेरा क्या होगा, मेरी तरफ तो देखने वाला भी कोई नहीं है, यानी मेरे पास तो ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे मैं सरकार को दिखाऊं और मुझे कहीं और कोई जगह मिल जाए। चाय ख़त्म करके माटी वाली ने अपने हाथ में एक कपड़ा उठाया, जो कपड़ा उसके सिर पे रखा था, जिसमें उसने रोटी बांधी थी, वो कपड़ा उठाया, दूसरे में खाली कंटर और खोली के बाहर निकलकर सामने के घर में चली गई। सामने के घर से भी उसे कल हर हालत में मिट्टी लाने का आदेश मिला कि कल चाहे कुछ भी हो जाए, कल हर हालत में मिट्टी लेकर आना है। और उस आदेश के साथ ही उसे 2 रोटियां और मिल गई। उसने उन्हें भी अपने कपड़े के दूसरे छोर में बांध लिया। लोग जाने तो जाने
कि वो ये रोटियां अपने बूढ़े के लिए ले जा रही है। इस बूढ़ी औरत का जो पति था, जो बीमार रहता था और घर पर ही रहता था, झोपड़ी में ही रहता था, वो अपने पति के लिए ये रोटियां लेकर जा रही थी। उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोग जाने तो जाने कि वो खाने के बजाय उनको कपड़े में लपेट कर ले जा रही है। उसके घर पहुंचते ही वह अशक्त बूढ़ा, अशक्त जिसमें शक्ति न बची हो, वह अशक्त बूढ़ा कातर नज़रों से, बड़ी दया भरी दृष्टि से उसकी ओर देखने लगता है। जब भी माटी वाली दिन भर मिट्टी बेचने के बाद छोटा मोटा भोजन जुटाकर अपनी झोपड़ी में पहुंचती है, तो वो जो अशक्त बूढ़ा है वो बड़ी कातर दृष्टि से, बड़ी करुणा भरी भरी दृष्टि से उसे देखता है। वह अपने घर में रसोई बनने का इंतजार करने लगता है कि अब आ गई है तो मेरे लिए भोजन पकाएगी। पर आज वह घर पहुंचते ही तीनों रोटियां अपने बूढ़े के हवाले कर देगी। आज उसे घर जाकर भोजन नहीं पकाना पड़ेगा, उसे मतलब मेरे पति को या मेरे जो बूढ़े पति को है रोटियों का इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये विचार से वो बुढ़िया बहुत ही प्रसन्न थी कि आज मुझे घर जाकर खाना बनाकर जब तक मैं मेरे बूढ़े पति को दूंगी तब तक उसे जो इंतज़ार करना पड़ता था वो इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। रोटियों को देखते ही चेहरा खिल जाएगा बूढ़े का। साथ में वो ऐसा भी बोल देगी, जब वो अपने पति को रोटियां देगी, 3-3 रोटियां जो उसके सामने रखेगी, तो साथ में अपने पति को क्या बोलेगी कि साग तो कभी कुछ है नहीं, मतलब अभी साग तो कुछ भी नहीं है, ये रोटियां ही है जो खानी है। अब आज हम इतना ही पढ़ेंगे और अब मैं तो एक बार आपको शॉर्ट में जितना पढ़ा हुआ भाग है उससे रिलेटेड प्रश्न उत्तर समझा देती हूँ। सबसे पहला प्रश्न है, शहरवासी सिर्फ माटी वाली को ही नहीं उसके कंटर को भी अच्छी तरह पहचानते हैं। आपकी समझ में वो कौन कौन से कारण रहे होंगे जिनके रहते माटी वाली को सब पहचानते थे? कौन कौन से कारण होंगे? एक तो पूरे टिहरी शहर में माटी बेचने का काम करने वाली वो अकेली थी, उसका कोई प्रतिद्वंदी नहीं था, तो जब भी किसी घर में माटी का काम पड़ता था तो वही जाती थी, इसलिए सभी शहर के लोग उसको पहचानते थे। दूसरा, प्रत्येक घर में चूल्हे चौके की लिपाई के लिए, त्योहार आदि पर घर की मरम्मत के लिए लाल मिट्टी की आवश्यकता पड़ती रहती थी, तो लोग उससे बार बार मिट्टी खरीदते थे, इसलिए भी लोग उसे पहचानते थे। तीसरा कारण हो जाएगा, वो कई वर्षों से इस काम को करती आ रही थी, तो लोग उसको पहचानने लग गए थे। अगला प्रश्न है, माटी वाली के पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में ज़्यादा सोचने का समय क्यों नहीं था? इसलिए नहीं था, एक तो जो माटा खान था वो शहर में नहीं था, जो मिट्टी की खदान थी वो पूरे शहर में नहीं थी, वो शहर से बाहर थी, तो वो अपने घर से निकलकर सुबह सुबह पहले तो शहर से बाहर जाती, फिर वहाँ पर वो मिट्टी खोद करके अपना कंटर भरती और लौटकर शहर में घूम घूम कर हर घर में बेचती थी, और कई बार उसे एक ही दिन में एक से ज़्यादा चक्कर भी मिट्टी के करने पड़ जाते थे। पूरा दिन उसका मिट्टी खोदने, भरने और बेचने में ही निकल जाता था, तो उसके पास अपने अच्छे या बुरे भाग्य के बारे में सोचने का ज़्यादा समय नहीं था। भूख मीठी के भोजन मीठा, इससे क्या अभिप्राय है? भूख मीठी के भोजन मीठा से अभिप्राय है कि यदि व्यक्ति को बहुत तेज भूख लगी हो तो उसके सामने ताज़ा, बासी, साधारण कैसा भी भोजन आ जाए, वो उसे बहुत प्रसन्न होकर के खाकर तृप्त हो जाता है। लेकिन यदि व्यक्ति को भूख न लगी हो तो उसके आगे कितने भी स्वादिष्ट पकवान रख दिए जाएं, वो उन्हें खाकर प्रसन्न नहीं होगा, और ये भी हो सकता है कि वो प्रत्येक पकवान में कोई ना कोई कमी बता दे, क्योंकि उसे भूख नहीं है। तो भोजन करने के लिए भोजन का स्वादिष्ट होना जरूरी नहीं है, भूख का होना जरूरी है। तो भूख अगर लगी होगी तो सब कुछ स्वादिष्ट लगेगा, और भूख नहीं लगी होगी तो कुछ भी स्वादिष्ट नहीं लगेगा। तो भूख मीठी के भोजन मीठा से अभिप्राय है कि भूख ही मीठी होती है, भूख ही भोजन का स्वाद बनाती है, न कि भोजन स्वादिष्ट होता है। फिर है चौथा प्रश्न, पुरखों की गाढ़ी कमाई से हासिल की गई चीज़ों को हराम के भाव बेचने को मेरा दिल गवाही नहीं देता। मालकिन के इस कथन के आलोक में विरासत के बारे में अपने विचार व्यक्त कीजिए। विरासत का अर्थ होता है हमारे पूर्वजों से जो भी चीज़ें हमें प्राप्त हुई है वो विरासत है। तो मालकिन के इस कथन के आधार पर विरासत के बारे में आप क्या सोचते हो? जो पुराने लोगों के द्वारा, जो हमारे पूर्वजों के द्वारा हमें चीज़ें जो कि त्यों प्राप्त हुई हैं, जिन्हें जोड़ने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी, कुछ कमाकर खर्च नहीं करना पड़ा, ऐसी चीज़ों के प्रति हमारे क्या विचार हैं, ये प्रश्न मैं आप पर छोड़ती हूँ कि आपका इन चीज़ों के प्रति कैसा रवैया है, ये आप करेंगे। और अगर ये आपको नहीं आएगा तो विद्यालय खुलने पर मैं आपको ये समझाऊंगी। उसके बाद तो जो प्रश्न है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। ओके।
तो आज का तो ये काम है, आपको ये काम करना है और मुझे मेरे नंबर पर सेंड करना है। थैंक यू।